दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए यानी नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिससे हमारा MCQ बनता है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं MCQ कौन कौन सा किस टाइप का पूछा जाता है। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो MCQ है, कहा कि जिस साल फ्रांस में जनता ने कहा, किसने कहा तो जनता ने कहा कि राजा नहीं राष्ट्र सर्वोच्च है। राजा किसी देश का राजा नहीं बल्कि उसका देश ही सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है। वह वर्ष कौन सा था, आपको वर्ष यहाँ पर बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है 1776, 1789 या फिर 1815 या फिर 1848। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1789 ईस्वी को यहाँ पर जाता है। यहाँ पर कहा था जनता ने कि राजा नहीं बल्कि राष्ट्र हमारा देश ही सर्वोच्च है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ऑप्शन हम बताएंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, वरना बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को सबसे ताकतवर कौन सा विचार दिया। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसमें यूरोप फ्रांसीसी क्रांति ने जो यूरोप को सबसे बड़ा ताकतवर दिया था, विचार दिया था, वो कौन सा था। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए साम्राज्यवाद या फिर बी राष्ट्रवाद, सी उपनिवेशवाद या फिर डी फांसीवाद जो होता है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या राष्ट्रवाद यहाँ पर दिया है, राष्ट्रवाद दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे MCQ, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए नेपोलियन द्वारा लागू वह कानून जिसने सबको बराबर बनाया वो कहलाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिक संहिता कहलाया, सिविल कोड। यहाँ पर सबको बराबर वहां पर कानून लागू किया किसने, तो नेपोलियन ने। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए। कह रहा है कि 1815 की वियना संधि जो हुई थी उसमें उसका असली उद्देश्य क्या था, उसका मेन मकसद क्या था। वहां पर आपके पास ऑप्शन ए रहा जनता को अधिकार देना, या फिर बी लोकतंत्र फैलाना, सी पुरानी राजशाही बहाल करना, या फिर डी नए राष्ट्र बनाना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, पुरानी राजशाही बहाल करना, पुरानी राजशाही जो है उसको बहाल करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस वर्ग में फैली थी। तो राष्ट्रवाद की भावना जो है सबसे पहले किस में फैली थी, किस वर्ग में। तो यहाँ पर आपके पास ए किसान, बी मजदूर, सी मध्य वर्ग या फिर डी सैनिक वर्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का सी हो जाएगा, मध्य वर्ग में फैला था, उसके बाद सब में फैला। तो सबसे पहले मध्य वर्ग में फैला था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 देखिए। कह रहा है कि यंग इटली जो होता है संगठन की स्थापना किसने की थी यहाँ पर। तो यह आप लोगों को शायद हमको पता होगा कि यंग इटली जो है उसकी संगठन की स्थापना यहाँ पर किया था दोस्तों। क्वेश्चन 6 का सी हो जाएगा यहाँ पर, मेजिनी ने, याद रखिएगा, मेजिनी ने, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इटली के एकीकरण में कूटनीति का मास्टर कौन था। इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें कूटनीति का इसका मास्टर कौन था, कौन प्लानिंग बना रहा था, यानी इसका मेन जो ये था लीडर कौन था। आपके पास मेजिनी, बी गैरीबाल्डी, यहाँ पर सी केवूर या फिर डी बिस्मार्क। तो इन लोग का नाम देखिए दोस्तों, बाहर लोगों का नाम ना एकदम समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग का नाम देखिए किस तरह का, एकदम रोहित, मोहन, सोहन, एकदम आसान नाम, लेकिन उन लोग का नाम थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा हार्ड दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, केवूर ने। ये भी एक नाम है केवूर, लेकिन याद रखिए क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि लाल कमीज जो है पहनकर लड़ने वाली सेना का नेता कौन था। लाल कमीज पहनकर यहाँ पर लड़ रहा था। लाल कमीज पहनकर क्या दोस्तों, यहाँ पर पहनकर लड़ने वाली जो सेना का नेता यहाँ पर कौन था। आपके पास ऑप्शन है कंवर, बी मेजिनी, सी गैरीबाल्डी या फिर डी विक्टर इमेनुएल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का सी हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे जी, ऑप्शन हम बता देंगे बस आपको, बस यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देंगे, क्योंकि पढ़ने में ये दिक्कत होता है, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमें MCQ देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लोहे और खून जो होता है कि नीति जो होता है वो किस नेता से जुड़ी है। लोहे और खून की नीति किस नेता से जुड़ी है। तो देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क से जुड़ी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बिस्मार्क से, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो किस वर्ष में पूरा हुआ था। तो आप सबको पता होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा 1871 ईस्वी को। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1871 ईस्वी को। आइए आगे बढ़िए। 11 क्वेश्चन, 11 जो हमारा है क्वेश्चन, कह रहा है कि
जर्मनी साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? ये जो जर्मनी साम्राज्य थी उसकी घोषणा पर कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन है वियना, बी बर्लिन, या फिर सी वर्साई का महल, या फिर डी रोम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 का यहाँ पर हो जाएगा सी, वर्साई का महल में किया गया था, वर्साई की संधि जिसको कहते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1848 की क्रांतियों का मुख्य लक्ष्य का क्या था? मुख्य लक्ष्य क्या था 1848 की क्रांतियों का? तो यहाँ पर मुख्य लक्ष्य था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, लोकतंत्र और राष्ट्र। यहाँ पर इसका मुख्य लक्ष्य यही था। आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि इटली एकीकरण से पहले कितने राज्यों में बटा था? इटली जो था एकीकरण से पहले, यानी एकीकरण मतलब एक होना, तो इटली एक होने से पहले कितने राज्यों में बट गया था? तो ऑप्शन आपके पास ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। यहाँ पर देख लिए तो राइट आंसर क्या होगा? 7 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 का सी हो जाएगा यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद ढेर या क्यों कहा गया है? बाल्कन क्षेत्र में, यहाँ पर दोस्तों बाल्कन क्षेत्र में जो है वो यूरोप का बारूद ढेर कहा गया है, क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन खनिज संपदा के लिए, या फिर बी भाषा संस्कृति का टकराव, या फिर सी शिक्षा व्यवस्था, या फिर डी उद्योग। किसके लिए कहा गया है यहाँ पर, क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का बी हो जाएगा, भाषा संस्कृति का टकराव यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? यहाँ पर राष्ट्रवाद जो था उसका सबसे बड़ा विरोधी कौन था? आपके पास ऑप्शन है किसान, बी चर्च, सी निरंकुश राजशाही, डी छात्र। तो इस राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, निरंकुश राजशाही। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है यहाँ पर? रुकिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर अच्छे तरीके से हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि परेशानी ना हो। 16 कह रहा है कि फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज किन रंगों का है? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय जिसे हम लोग का तिरंगा है जो राष्ट्रीय ध्वज, तो उस प्रकार का फ्रांस का किन रंगों का है? यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रीय ध्वज जो है किन रंगों का है? तो ऑप्शन है लाल पीला नीला, या फिर बी नीला सफेद लाल, या फिर सी हरा सफेद लाल, या फिर डी काला लाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का बी हो जाएगा, नीला सफेद लाल। नीला सफेद लाल, नीला सफेद लाल, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कह रहा है कि राष्ट्र राज्य का सही अर्थ क्या है? ये जो राष्ट्र राज्य है उसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है कई राष्ट्र एक राज्य, या फिर एक राजा एक देश, या फिर एक राष्ट्र एक राज्य, या फिर बिना सीमा का देश। तो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्र राज्य का सही अर्थ क्या होता है? आइए आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा आंसर होगा। तो 17 का सी हो जाएगा यहाँ पर, एक राष्ट्र एक राजा। हाँ, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर कई राष्ट्र नहीं होगा, एक राजा, कई राष्ट्र नहीं होगा, एक राष्ट्र का में एक ही राजा होगा, तभी यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 क्या कह रहा है दोस्तों कि नेपोलियन को शुरू में जनता का समर्थन क्यों मिला? नेपोलियन को सबसे पहले जनता का जो है वो समर्थन क्यों मिला? ए कर बढ़ाए, या फिर बी समान कानून जो है वो लागू किए कि सबको बराबर अधिकार देना चाहिए, सी युद्ध कराए, बड़े बड़े युद्ध कराए, या फिर डी राजा बना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का बी हो जाएगा दोस्तों, समान कानून लागू किया, इसके लिए सभी लोग समर्थन में था। ये आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। लेकिन नेपोलियन का पतन भी हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का समय कौन सी सदी थी? यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके विकास के समय का कौन सा सदी था? कौन सा सदी? यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन है 17वीं, 18वीं, या फिर 19वीं, या फिर 20वीं सदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का सी हो जाएगा, 19वीं सदी। यहाँ पर 19वीं सदी हुआ था। आइए आगे बढ़िया, हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एग्जाम फेवरेट यानी मैटरनिक किसका समर्थक? एग्जाम फेवरेट मैटरनिक जो था वो किसका समर्थक था? यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रवाद, बी लोकतंत्र, या फिर सी निरंकुश राजशाही, या फिर डी समाजवाद। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का सी हो जाएगा, निरंकुश राजशाही यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर हाँ इस सब्जेक्ट का यानी ये जो पूरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का चाहिए, आप ज्योग्राफी का चाहे सिविक्स का चाहे इकोनॉमिक्स का, सबका आपका लॉन्ग वीडियो का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी नोट्स मिल जाएगा आपको। चैनल पर जाकर देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।